दूरदर्शन द्वारा आयोजित डीडी कॉन्क्लेव में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ, मेरठ, देहरादून, बरेली और उसके बाद 5वें पड़ाव में या झांसी में हम वीरों की नगरी में हैं। आज दिन भर अगले 6 घंटे यहां कौन कौन से सत्र होने वाले हैं, किन विषयों पर चर्चा होने वाली है, आपके मन में तमाम जिज्ञासाएं होंगी। आपकी उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए और डीडी कॉन्क्लेव के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं दूरदर्शन के महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल जी से, कृपया अपने आरंभिक उद्घोषण के लिए पधारें। कृपया आप सभी का स्वागत करें दूरदर्शन के महानिदेशक महोदय। रानी लक्ष्मीबाई, आला और ऊदल जैसे वीरों की इस धरती बुंदेलखंड को मेरा प्रणाम। मैं प्रारंभ करता हूं कवि अवधेश की इन पंक्तियों से। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहां का पानी, आग यहां के पानी में। दूरदर्शन की इस कॉन्क्लेव में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, समाज सेवी, मीडिया के प्रतिनिधिगण और दूरदर्शन के मेरे सहयोगी, आप सभी का आज की इस कॉन्क्लेव में हार्दिक स्वागत है। वर्तमान विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में यह दूरदर्शन की 5वीं और उत्तर प्रदेश में आयोजित चौथी कॉन्क्लेव है। इससे पूर्व लखनऊ, मेरठ, देहरादून और बरेली में दूरदर्शन ने कॉन्क्लेव आयोजित की, इस उद्देश्य से कि चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों को अपने विचार व्यक्त करने का एक स्वस्थ मंच मिल सके। आप जानते हैं दूरदर्शन का मूल वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य सर्वत्र है, सत्य सभी तक पहुंचे। और इसलिए आवश्यक है कि पक्ष और विपक्ष जन सरोकार के मुद्दे राष्ट्रीय पटल पर बेबाक रखें, जिससे मतदाता मत डालते समय विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। हमारी आज की कॉन्क्लेव का भी यही ध्येय है। मुझे आशा है कि आज यहां होने वाली चर्चाएं सार्थक और सारगर्भित होंगी। इसके साथ ही मैं श्री एपी मिश्रा से अनुरोध करूंगा कि वे इस कॉन्क्लेव का पहला सत्र प्रारंभ करें। धन्यवाद महानिदेशक महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आजादी का अमृतकाल चल रहा है। हम झांसी की रानी के शहर में हैं और इसके पहले कि आज के कॉन्क्लेव का पहला सत्र आरंभ हो, मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 4 पंक्तियां झांसी की रानी जी को समर्पित करता हूं कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ इसी भावभूमि पर इसी के साथ आरंभ करते हैं आज का पहला सत्र। हमारे आज के पहले सत्र के विशिष्ट मेहमान हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल तथा युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। उनसे बातचीत कर रहे हैं दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव। नमस्कार। कितना बदला यूपी, डीडी कॉन्क्लेव की सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप जानते हैं इस सीरीज की शुरुआत लखनऊ से हुई थी और लखनऊ के बाद मेरठ, बरेली होते हुए आज हम आ पहुंचे हैं सीधा झांसी में। 2 चरण के मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। 403 में से कुल मिलाकर कहें तो अभी भी 290 सीटों का चुनाव बाकी है, यानी कह सकते हैं कि चुनाव अभी भी खुला हुआ है। और अब जब तीसरे चरण का मतदान है, उसमें अगर कहें तो 16 जिलों में 59 सीटों पर पोलिंग होनी है। 20 तारीख को यह पोलिंग होगी और फोकस सबका रहेगा बुंदेलखंड पर, क्योंकि इस चरण में बुंदेलखंड में भी चुनाव है। और बुंदेलखंड की चुनावी बिसात पर क्या राजनीति हो रही है,
क्या यहाँ की चुनावी हवा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। अनुराग सिंह ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं और साथ साथ जो है आप जानते हैं कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी डीडी न्यूज के साथ एक बार जुड़ने के लिए, दूरदर्शन के साथ जुड़ने के लिए। सर, 2 चरण की पोलिंग जी सर 2 चरण की पोलिंग हो चुकी है और 113 सीटें हैं जहां पर मतदान हो चुका है। क्या देख रहे हैं आप, हवा का रुख कैसा भाप पा रहे हैं? देखिए, पहले तो सामाजिक समरसता के पुरोधा और महान समाज सुधारक संत रविदास जी की आज जयंती है। मैं गुरु रविदास जयंती पर आपको और आपके सभी करोड़ों दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनके जीवन से जो हमें सीखने के लिए मिलता है उस पर लगातार मोदी जी की सरकार काम कर रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि उनकी लेखन शैली हो या उनके जीवन से जो हमें सीख मिलती है, हम सब उस पर लगातार काम करते रहेंगे ताकि हम सब समाज में वो सुधार ला सकें जिसके लिए वो प्रयासरत थे। दूसरी बात, जहां तक आपने चुनाव की बात कही है, इन चुनावी व्यवस्थाओं के बीच भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज गुरु रविदास जी के विश्राम आश्रम में नई दिल्ली में जाकर जिस तरह से भजन कीर्तन कर रहे थे, वो अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव था कि किस तरह से उन्होंने मेरे सभी भाई और बहनों के साथ गुरु रविदास जयंती के अवसर पर साथ में मिलकर भजन कीर्तन किया है। यही दिखाता है कि मोदी जी गरीबों के मसीहा तो है ही, सब सबका विकास सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ आगे काम करने का काम किया है और उसी का लाभ ही हमें यहाँ पर मिल रहा है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। यह डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जी की सरकार का हमें लाभ मिला है। अनुराग जी, जैसे आपने संत रविदास जी का जिक्र किया और जिस प्रधानमंत्री की वीडियो की बात रहे हैं वो तो सोशल मीडिया पर आज उसको वीडियो ऑफ द डे कहा जा रहा है, लेकिन जब संत रविदास जी की बात होती है तो इन्हीं उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी 2 दिन पहले ही जो है अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीजेपी जो है वो पिछड़ों और वंचितों जो है वो उनको बिल्कुल भी जोर नहीं देती, उनकी तरफ बिल्कुल भी देखती नहीं, इसीलिए ऐसे बहुत सारे नेता बीजेपी छोड़कर चले गए। देखिए, आप पूरी लिस्ट निकाल कर देखिए, सपा बसपा कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, ये 75 से ज़्यादा संख्या बनती है केवल बड़े नेताओं की और सैकड़ों और हजारों बंदे हैं जो जिला के नेता हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं या फिर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। उसका बड़ा कारण है कि इन पार्टियों में बसपा, सपा, कांग्रेस जो परिवार की पार्टियां हैं, परिवारवाद के नाम पे जानी जाती हैं, उन लोगों ने लूट मचा रखी है। टिकट भी बेचते हैं और टिकटें देने के बाद बदलने का काम भी करते हैं। यही कारण है कि बार बार आपको देखने को मिला होगा कि सपा ने पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट जारी ही नहीं की और चुपचाप टिकटें दे रहे हैं। जो अपना नॉमिनेशन करके आता बाद में उसकी टिकट बदल देते, 3-3 लोग नॉमिनेशन करें, 2 की टिकट वापस लेते हैं और वो फिर आपस में मारपीट करते हैं। कल परसों का उदाहरण भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से राजभर जी ने आरोप लगाया, साफ देखने को मिलता है कि जो वहां के पांडे जी हैं उन्होंने ही टिकटार्थी थे, किसी और को टिकट मिली, आपस में उनकी लड़ाई होती है, लेकिन आरोप सरकार के ऊपर लगाने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो ये चुनाव एकदम से उत्तर प्रदेश का गरमासा गया है। अगर मैं कहूं कि अभी जिस तरह से एसपी सिंह बघेल जी के पर करहल में उनके काफिले पर हमला हुआ, आपने राजभर जी की बात की, राजभर जी ने भी कहा कि मैं जब गया था नामांकन भरने अपने बेटे के तो वहां पर मुझ पर भी जो है हमला हुआ, बीजेपी मुझे मरवा सकती है, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। देखिए, इससे बड़ा दुखद बात क्या होगी कि केंद्रीय मंत्री पर, हमारे सांसद के ऊपर जो एक महिला भी हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, तो जहां केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी के ऊपर हमला करवाया समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, वहीं पर बहन गीता साकिया जी उनके ऊपर हमला करवाया। ये पहले 2 चरणों में जिस तरह से जनता ने समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी गठबंधन को
ये दिखाया कि उत्तर प्रदेश गुंडे नहीं चाहती है, उत्तर प्रदेश माफियाओं को नहीं चाहती है, तो उन्होंने अपना असली चेहरा वापस दिखाना शुरू कर दिया है। ये सपा का हाथ, दंगइयों का साथ और अपराधियों का साथ है। इनके संरक्षण में ही ये फलते फूलते थे और 5 वर्षों में जब इनके ऊपर नकेल कसी गई तो आप चुनाव की बेला पर भी ये लोग आपराधिक घटनाओं को, हमले करने को, डराने धमकाने को, इसके लिए आगे बढ़कर आए हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आपके इस इंटरव्यू के बाद मैं सीधा इलेक्शन कमीशन जा रहा हूं इनकी कंप्लेंट करवाने के लिए, ताकि ये समाजवादी पार्टी के गुंडे ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें। ये इनकी घबराहट और बौखलाहट है जिसके कारण ये ऐसी हाथापाई, मार कुटाई के ऊपर आ गए। ठीक है, अब मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूं सर, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं, हम बुंदेलखंड झांसी में हैं, और मैं इससे पहले कि अपना सवाल कहूं, मैं सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये बुंदेलखंड जो है, क्योंकि दर्शकों को याद भी होगा, ये वही बुंदेलखंड है जहां 2016 तक इतना भयंकर पानी का सूखा था कि दिल्ली में मोदी सरकार को एक ट्रेन भेजनी पड़ी, वाटर ट्रेन भेजनी पड़ी। हालांकि उस वक्त अखिलेश सरकार ने उसको लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि ये क्रेडिट का खेल हो जाएगा। यहां पर यह भी खबर आई थी कि सूखे के कारण लोग घास की रोटी खाने को मजबूर हैं। 2017 से पहले ये सब चीजें हम देखते थे। लेकिन बड़ी बात है कि बीजेपी दावा करती है कि बुंदेलखंड बदल गया। कितना बदला? देखिए, सबसे बड़ी बात, डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या मिला? पहला उदाहरण आपने स्वयं बताया कि अखिलेश जी की सरकार के समय जब पानी की ट्रेन भी मोदी जी ने भेजी थी तो उसको भी स्वीकार करने का काम नहीं किया था और बुंदेलखंड के लोगों को प्यासा रखने के लिए मजबूर किया। ना खुद दे पाए थे अखिलेश जी, ना सपा बसपा ना कांग्रेस, और जब हमने देने का काम किया तब स्वीकार नहीं किया। लेकिन पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार के कारण यह बदलाव आया है कि बुंदेलखंड में गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया है और अगले 2 वर्षों के अंदर हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का हम काम कर देंगे। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अटल जी की सोच थी, उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार रही, नहीं किया। मोदी सरकार आई तो 44,605 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई योजना 9 लाख हेक्टेयर भूमि को करेगी और 63 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। ये हमने किया है। और इसी तरह से ही सरयू सिंचाई योजना भी जो 57 साल पुरानी थी, उसको पूरा करने का काम भी योगी जी की सरकार ने किया। नल से जल देने का काम हमने शुरू कर दिया है। 30,000 से ज्यादा पंचायतों में हर घर को नल से जल दे दिया है और अगले 2 वर्षों में हर घर को देने का हम काम पूरा कर लेंगे। इसके अलावा बुंदेलखंड में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। कांग्रेस ने 70 साल तक को देश को विदेशी ताकतों के ऊपर, यानी कि दुनिया भर के देशों से आयात करने पर मजबूर रखा। हमने आत्मनिर्भर करने का काम किया है। इन डिफेंस कॉरिडोर में गोले भी बनेंगे, तोप भी बनेंगी और बड़े बड़े हमारी जो सेना को उपकरण चाहिए डिफेंस के, वो यहां पर बनने का काम होगा। बुंदेलखंड की जमीन जो बंजर रह जाती थी पानी के कारण, जहां एक और सिंचाई योजना दे दी है, दूसरी ओर सौर ऊर्जा के माध्यम से भी किसानों की कमाई हो और किसान हमारे सौर ऊर्जा से अपनी कमाई कर सके, उसके लिए सोलर पावर प्लांट भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद में लग रहे हैं। ये मोदी जी, योगी जी की सोच ही है जिसके कारण बुंदेलखंड में अब समृद्धि और संपन्नता आने के आसार बने हैं। लेकिन जब आप डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं तो मैं फिर एक बार कहता हूं कि यहां पर चुनावी जितनी सभाएं जो है अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो सवाल उठाते कह रहे हैं कि भाई किसी ने डिफेंस कॉरिडोर देखा क्या? वो सिर्फ पेपरों में है, कहीं है ही नहीं डिफेंस कॉरिडोर। क्योंकि 70 साल में जो भी सरकारें पहले आई बसपा सपा की, तो मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर लूं, जो पानी की ट्रेन मोदी जी की नहीं ले पाते थे जनता के प्यास बुझाने के लिए, वो क्या कभी यहां पर डिफेंस प्रोजेक्ट लगने देते? आज तक तो केवल आयात ही किया जाता था। हमने निर्यात करने की भी प्रयास करने जा रहे हैं और ये मोदी जी, योगी जी ने आपदा के बावजूद भी विदेशी पूंजी निवेश भी और स्वदेशी निवेश भी यहां पर करवाने का काम किया है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है और 3 करोड़ युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर पिछले 5 वर्षों में मिले।
अगले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा और हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। ये डिफेंस कॉरिडोर हमने नीति कब बनाई? आपदा के समय कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे, और इन 2 सालों में आपदा के समय प्रोजेक्ट लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। जो AK-47 पहले विदेशों से आती थी, अब AK-56, 63 अब हिंदुस्तान में रायबरेली में बनने जा रही है। ये कहां हुआ? हमारी सरकार ने किया है। सपा बसपा कांग्रेस तो केवल कमीशन खाने तक अपने आप को सीमित करती थी। क्योंकि हम बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं और आपने यहाँ पर जो है पानी की समस्या की बात करी, तो यहाँ से बहुत बड़ी एक समस्या रही पलायन का। ऐसा बताया जाता है कि 10 सालों में यहाँ से कम 50 लाख लोग जो है पलायन कर रहा है, वो मजदूरी करने चले गए। दूसरी बात यह भी है कि 3 दशकों में यहाँ 3,500 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। किसानों की आत्महत्याएं कम हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये आंकड़े अभी भी दिखाते हैं कि अभी भी यहाँ के जो करीब 80% जो जनता है जो कि कृषि पर निर्भर है, उनमें से 60%, 70% ऐसे किसान हैं जो अभी भी ऋण के बोझ में दबे हुए हैं। तो क्या फर्क आया किसानों की जिंदगी में? बड़ा फर्क है। और अगर आप देखेंगे, हमने पिछले 5 वर्षों में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। यही नहीं, गेहूं और धान की खरीद दाम 1.5 गुना दिया और खरीद दुगनी करने का काम हमारी सरकार ने किया है, मोदी जी और योगी जी की। बिजली के बिल हमने आधे माफ कर दिए थे सिंचाई के, अब बिजली के बिल पूरे माफ कर देंगे सिंचाई के लिए, किसानों के लिए। यही नहीं, MSP की खरीद को और सशक्त करेंगे और 1,000 करोड़ रुपया हम लोग भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाएंगे, जिसके अंतर्गत आलू, प्याज, टमाटर जैसी नकदी फसलों का भाव स्थिर रहे। उसके लिए हम ये बनाने जा रहे हैं ताकि किसानों को दबाव ना बने कि उनको सस्ते में बेचना पड़े। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हम छटाई की, कोल्ड स्टोरेज की और बाकी सब सुविधाएं यहां पर बनाने वाले हैं, जिसके कारण वैल्यू एडिशन किसानों के लिए हो सके और वो लोग उत्पाद और ज़्यादा कर सकें। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ट्यूबवेल हो, बोरवेल हो, सिंचाई के लिए टैंक बनाने की बात हो, ये हम छोटे और सीमांत किसानों को देने वाले अगले 5 सालों में, ताकि हर खेत को सिंचाई की योजना हम लोग दे सकें। 1,000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग दुग्ध योजना ला रहे हैं, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाएंगे और किसानों को पशुधन रखने के साथ साथ दूध उत्पादन में बढ़ावा देंगे ताकि उनकी कमाई के साधन और इससे बढ़ सकें। मछुआरे जो हैं उनके लिए 1 लाख रुपए तक की बोट पर 40% सब्सिडी हमारी सरकार देने वाली है और सीड प्लांट लगाने पर, बीज प्लांट लगाने पर उनको 25% सब्सिडी हम देंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो किसानों के हित में है। चीनी मिलों में चीनी का भुगतान 14 दिन के अंदर होगा किसान के, गन्ना किसान का, और लेट होगा तो उसका ब्याज भी दिया जाएगा। और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से चीनी मिलों का नवीनीकरण किया जाएगा। सपा के समय तो 21 चीनी मिलें इन्होंने प्राइवेट लोगों को औने पौने दाम में बेच दी थी। क्योंकि हमने किसानों की बात करी, रोजगार की भी बात बड़ी जरूरी है। खासकर मैं अनुराग जी इस संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि बार बार आपके विरोधी ये कहते हैं कि बीजेपी 2017 का जो उनका संकल्प पत्र था उस पर बात नहीं करती। मैं देख रहा था जो संकल्प पत्र था, इसमें 24 पन्ने का 10 मुख्य मुद्दे थे। 4 जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, मैं उनमें से एक बात करूंगा। राम मंदिर बनाने का संकल्प, वो तो अब बन रहा है। भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त प्रशासन की आपने बात की थी। किसानों के कर्ज माफी की एक बड़ी बात की थी और 5 साल में 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार देने की बात की थी। इनमें रोजगार का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बार बार आपकी सरकार पर प्रहार होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अपने जो पहले के उत्तर दिए उसमें 4 विषय कवर हो गए थे। इसका मतलब भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया है। इसलिए मैं वापस कहना चाहता हूं, अखिलेश जी की सरकार के समय जब हम 2017 में आए तो 18.5% से ज्यादा बेरोजगारी की दर थी। आज 4.5% बेरोजगारी दर रह गई है। इतना बड़ा बदलाव लाए हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से 1,47,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, 25 लाख स्वरोजगार के अवसर दिए हैं। अब हम इसको डबल एक्सपोर्ट कर देंगे और 50 लाख स्वरोजगार के अवसर कर देंगे अगले 5 सालों में। यही नहीं, 70 लाख की हमने बात कही थी स्वरोजगार देने की, हमने 3 करोड़ लोगों को स्वरोजगार दिया है, 4 गुना ज्यादा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने सुरक्षित उत्तर प्रदेश बनाया है, व्यापारी को सुरक्षा दी है, अपराध मुक्त करने का काम किया है, निवेश 4 लाख करोड़ का कराया है
तभी जाकर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बने। सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल का प्लांट यहां पर लगाया। अब 3 डेटा सेंटर लग रहे हैं, हर मंडल में आईटी पार्क बन रहे हैं। यही नहीं, हर एक्सप्रेस वे के पास औद्योगिक पार्क बनाएंगे। कानपुर में जहां हम मेगा लेदर पार्क बनाने जा रहे हैं, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर बनाकर हजारों लोगों को रोजगार यहां पर मिलेगा। इसी तरह से ही 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सर्जिकल मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का धनवंतरी प्रोजेक्ट हम ऐसे लगाएंगे, जिसके माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। लेकिन अनुराग जी, जब रोजगार की बात करते हैं तो यहाँ पर यह भी है कि जब कोरोना हुआ था तो मैं एक आंकड़ा देख रहा था जिसको जो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया, 47,84,000 से ज्यादा श्रमिकों की वापसी हुई थी। हालांकि इनमें से स्किल मैपिंग के बाद 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, लेकिन फिर भी 27 लाख ऐसे हैं श्रमिक जो शायद वापस लौट गए या जिनको एडजस्ट नहीं कर पाए। तो ये अभी भी चुनौती बहुत बड़ी है आपके लिए। आपको लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है जो बार बार आपके सामने आता है? देखिए, एक बात तो मैं यहां पे स्पष्ट कर दूं, ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जब मैं बात करता हूं तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले राज्य से बाहर काम करते थे, उन्होंने यहां आकर स्वरोजगार और कारोबार का रुख किया और राज्य की सरकार की मदद से आज वो अपना ही नहीं, अपने साथ बहुत सारे और लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर इस पे कहना चाहता हूं, इसको हम दुगना करने वाले हैं। अब जो निवेश बड़ी इंडस्ट्री यहां पर आ रही, उसके साथ एंसिलरी यूनिट यानी कि छोटे छोटे यूनिट उसके आसपास लगते हैं। 6 लाख एमएसएमई के यूनिट हमने और पिछले 5 सालों में लगवा कर दिए। अब ऐसे ही हम 6 पार्क एमएसएमई के हम और बनाने जा रहे हैं, जहां पर लाखों यूनिट्स यहां पर आने वाले हैं, जिसके माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। ये सब प्रयास मात्र 5 वर्षों में, जहां पर 2 साल तो आपदा के हो गए, उसके बावजूद करके दिया है। कोई ये प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता कि आपदा के समय अनगहली हुई, क्योंकि योगी सरकार ने जो काम किया है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स लगाकर लोगों की जान बचाई, आपदा के समय उससे मुक्ति दिलाई, 28 करोड़ टीकाकरण करके दिया, वो भी मुफ्त में करके दिया है। और इससे उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया भर में हुआ कि इतने बड़े राज्य में संवेदनशीलता के साथ मोदी जी और योगी जी ने लोगों की जान को बचाने का काम किया है। अनुराग जी, हाल ही में पुलवामा के जो आतंकी हमला था उसको 3 साल पूरे हुए, और मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि जब ये पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड की धरती से ही जो है एक सभा में ये कहा था कि भारतीय सेना सही समय पर इसका जवाब देगी, और उसके बाद जो है एयर स्ट्राइक हमने देखा हुई वायुसेना की तरफ से। लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर से बात कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की होती है, कभी राहुल जी कहते हैं कि पुलवामा पे जो सवाल है उनका जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे आप देखते हैं इस तरह से बार बार सेना पर जब राजनीतिक हमले होते हैं? तो जब विकास के मुद्दे पर, गरीब कल्याण के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर सपा, बसपा, कांग्रेस इन सब की बोलती बंद हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं भी ये गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर खड़ा नहीं हो पाते, मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग स्वयं भी बोलते हैं और जिस राज्य में चुनाव नहीं वहां के मुख्यमंत्री केसीआर जी भी बोलते हैं। चुनाव के समय इनको या तो हिजाब याद आता है या सर्जिकल स्ट्राइक याद आती है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और यहां तक कि देश की सेना पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जो पाकिस्तान की बोलबानी थी वही कांग्रेस की बोलबानी है, वही टीआरएस की ये बोलबानी है, और चुनाव के समय ये अपनी सेना तक को नहीं छोड़ते। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के हितों की रक्षा ये कहां कर सकते हैं। दुनिया भर ने माना है कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को उड़ाकर ठीक किया है। दुनिया भर के किसी देश ने हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस और ये विपक्षी दल ये बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये जो हमने वैक्सीन बनाई पूरी दुनिया ने स्वीकारी, वैक्सीन मैत्री के माध्यम से वैक्सीन पूरी दुनिया को हमने देने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी कहते हैं भाजपा की वैक्सीन है। उत्तर प्रदेश की जनता ने वैक्सीन को भी स्वीकारा, सर्जिकल स्ट्राइक को भी स्वीकारा है और इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है।
अनुराग जी, आपने हिजाब के पूरे जो विवाद है उसका जिक्र किया। अभी तो जो इस्लामी देशों का जो संगठन है उसने भी हिजाब मसले पर जो है भारत को नसीहत देने की कोशिश की है। दूसरी बात, मैं इसको उत्तर प्रदेश संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में देखूं तो आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि जो है अखिलेश या समाजवादी पार्टी जो है, बाकी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन अखिलेश जी हिजाब विवाद पर कुछ नहीं बोल रहे। उनसे कई बार सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला अभी मैं यूपी पे ही बात करूंगा सिर्फ। जब मंदिर को लेकर आप लोग उनको कहते थे मंदिर विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मंदिर निर्माण और तेजी से होगा। तो क्या आपको लगता है सपा और मुलायम सिंह या अखिलेश यादव जो बदल गए हैं? देखिए, मैं साफ कहूंगा, ना ये बदले हैं ना बदल सकते हैं। ये तो केवल गरीब के नाम पर और तुष्टीकरण के नाम पर वोट बटोरते हैं और सत्ता में आने के बाद अपने परिवार के लिए नोट बटोरते हैं। दूसरी बात मैं कह दूं, हिजाब पर अखिलेश जी चुप क्यों हैं? क्यों चुप हैं? हम तो स्पष्ट बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। रसोई गैस का सिलेंडर दिया, सभी बहनों को दिया, हिंदू को भी मुसलमान को भी दिया। हर घर को नल से जल देने का काम किया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। 5 लाख का इलाज दिया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। महीने में 2 बार मुफ्त में राशन दिया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। 15 करोड़ लोगों को देने का काम किया। लेकिन चुनाव के समय ये लोग हिजाब के मुद्दे को लेकर आते हैं, क्योंकि ये लोग मुस्लिम बेटियों को विकास, उनको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। उनको खूंटे के साथ बांध कर रखना चाहते। इस मानसिकता के लोग हैं ये। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो मोदी जी ने दिलाई। आज कहां वो इशू है? कहीं इशू नहीं है। मुस्लिम महिलाएं खुश हैं। यही नहीं, शादी की उम्र 18 साल से 21 साल कर दी। 2 दिन सपा के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने बवाल उठाया, लेकिन आज मुस्लिम बहनें खुश हैं, क्योंकि उनका विकास, उनकी तरक्की, उनको सशक्तिकरण होता है महिलाओं का। हम महिलाओं को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, मुस्लिम बेटियों को भी, लेकिन ये लोग हिजाब का बहाना लगाकर उनको घरों तक रोकने पर मजबूर करना चाहते हैं। आखिरकार देश के संविधान ने हर शिक्षण संस्था को यह अधिकार दिया है कि अपनी यूनिफॉर्म को तय करें, और यूनिफॉर्म जो भी कोई तय करता है उस अनुसार हर बच्चे को आना चाहिए। आप बाजार में, घर में, अपने धार्मिक स्थान पे क्या पहनकर जाते हो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन शिक्षण संस्थान पर सबको एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर आना ही चाहिए। एक आखिरी सवाल अनुराग जी, प्रियंका जी का एक वीडियो जो है आज सुबह वायरल हुआ। ये पंजाब का वीडियो है जिसमें मुख्यमंत्री चन्नी जो हैं वो कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा जो है पंजाब की बहू हैं, पर वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि दिल्ली, यूपी और बिहार के भैये लोगों को पंजाब नहीं आने देना। और जब चन्नी साहब ये कहते हैं तो प्रियंका वाड्रा जी उस वक्त हंसते हुए ताली बजाती हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए, दुख इस बात का है कि जिस परिवार को उत्तर प्रदेश की जनता ने 4-4, 5-5 पीढ़ियों तक राजनीतिक रूप से खड़ा किया, समर्थन किया, आज वही लोग उत्तर प्रदेश के मान सम्मान को चोट पहुंचाते हैं। पंडित नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी के साथ साथ राहुल जी और प्रियंका जी, इन सबको उत्तर प्रदेश की जनता ने मान सम्मान दिया। लेकिन राहुल जी जब यहां से केरल की ओर रुख किया तो सबसे पहले गाली देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता को और उत्तर भारतीयों को किया। उनकी सोच समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। और प्रियंका जी ने पंजाब में जाकर जो मिट्टी पलीद उत्तर प्रदेश की है और जिस तरह से हंसी है, इससे दिखाता है उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी सोच क्या है। हम यही कहते हैं, उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के मेरे भाई बहन राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लोग आज देश के अलग अलग कोने में ना हो तो उन राज्यों का विकास थम जाएगा। मुंबई में भी कुछ लोगों ने उठाने का प्रयास किया उत्तर भारतीयों पर और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों पर, लेकिन जिस दिन मुंबई हो या पंजाब हो, उत्तर प्रदेश के लोग वहां से वापस आ गए तो वहां पर विकास थम जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी जीपों पर बड़े बड़े भोंपू लगाकर अपने नेताओं को भेजा था आपदा के समय, और डर और भय पैदा किया था कि चले जाओ अपने उत्तर प्रदेश वापस, वहां से भगाने का काम किया था। डर और भय ये सब पैदा किया था।
और ये लोग जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो कभी अयोध्या जी में दर्शन करने आते हैं, कभी काशी विश्वनाथ दर्शन करने आते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, ये शायद उत्तर प्रदेश की ताकत को जानते नहीं हैं, और ताकत उत्तर प्रदेश की जनता इस चुनाव में दिखा देगी। 300 पार 2017 में भी कमल का फूल खिलाकर किया था, 300 पार देश में 2019 में भी मोदी जी को समर्थन कमल का बटन दबाकर किया था, और इस बार फिर कमल का बटन दबाएंगे, 300 पार करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ठीक है अनुराग जी, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश की जो ताकत है वो तो देश भी देखता है, दुनिया भी देखती है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता, दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। इसलिए जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर ऐसी कोई टिप्पणी होती है तो उस पर सवाल उठने लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए अनुराग ठाकुर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े थे और वो बात कर रहे थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो अब तक 2 चरण के चुनाव हुए हैं और तीसरे चरण का जो चुनाव है वो दरअसल हवा का रुख किस तरफ दिखा रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, उसके लिए सही नतीजों के लिए हमें 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इस अंक में, इस हिस्से में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।